गुड आफ्टरनून। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं, हमारी जो आज की कक्षा है वो बेस है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का एक टॉपिक है जिसका नाम है RTE 2009, यानी कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। वहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज इस कक्षा में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सभी के सभी प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आज पूरा लेसन मैं आपको चुटकियों में याद कराऊंगा और इस तरह से आज हम पढ़ेंगे कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे कंठस्थ हो जाए। इस कक्षा में मैं आपको इस अधिकार अधिनियम के बारे में हर वो जरूरी बात बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सभी मिलके इस कक्षा को। आप सभी लोग साथ हैं, ठीक है, बढ़िया। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ चीज़ आएगी वहाँ वहाँ मैं आपको लिखाता चलूँगा और बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ मेन चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज रखनी। ठीक है, शुरू करें फिर। चलो भाई, तो पहला क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बात आती है RTE। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं RTE, है ना। शॉर्ट में इसको बोलते हैं RTE 2009। RTE 2009 जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, जबकि RTE 2009 है ना, RTE 2009 इसे शॉर्ट में बोला जाता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला ही प्रश्न जो इससे बनता है, जो बहुत आसान सा या साधारण सा प्रश्न है, वह यह है कि इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पूरा नाम क्या है। शिक्षा के अधिकार 2009 का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम आप यहाँ से याद रखिएगा। जो पूरा नाम है वह कौन सा है। ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम क्या है। निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 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 2000, ये इसका पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है ये? राइट टू एजुकेशन, है ना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो पूरा नाम आपके सामने बताया गया है वो कौन सा है? वह है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। इन सभी जो शब्दावलियां हैं आपको ये याद रखना है। मीन्स ये नॉर्मली ये पूछा जाता है कि शिक्षा अधिकार का अधिनियम कब लागू किया, तो 2009 के अंदर। लेकिन इसका जो इतिहास है वो बड़ा ही रोचक किस्म का है। ठीक है, हमारे यहाँ पे शिक्षा पद्धति तो सनातन संस्कृति से चली आ रही है, गुरुकुल पद्धति से चली आ रही है। ठीक है, लेकिन वो शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये नाम याद हो गया अच्छे से कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पूरा नाम क्या है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है भाई, हाँ जी सर, ये याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं हम इसके इतिहास की, कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, क्या ये हमें अभी ही मिला है, ये पहले भी कहीं था? और ये जो शिक्षा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नॉर्मली हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में शिक्षा की बजाय ज्ञान की बात की जाती है, ठीक है। ज्ञानार्जन के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल की स्थापना की गई थी, परंतु बाद में शिक्षा, एजुकेशंस, ये कुछ शब्दावलियाँ जो हैं हमारे यहाँ चलन में आई, और चलन में आने के साथ साथ इस पैटर्न में बदलाव हुए। जैसे कि आपके सामने याद रखे जाए कि हमारे यहाँ पर एक जो है टाइम पीरियड दिया रखा है आपको 1835। ये 1835 जो है शिक्षा के अधिकार से तो संबंधित नहीं है, लेकिन शिक्षा से जरूर संबंधित है। इसका क्या कहना है? एक ब्रिटिश हैं जिनका नाम है लॉर्ड मेकाले, एक ब्रिटिश हैं जिनका नाम है लॉर्ड मेकाले। वो ये कहते हैं कि भारतीयों को जो शिक्षा है ना, वो अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, ठीक है। लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, ठीक है। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की या अंग्रेजी भाषा में, है ना, ये दोनों शब्दावलियां हैं जो आपको याद रखनी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात किसने करी है? ये बात करी है हमारे लॉर्ड मेकाले ने, ठीक है। लॉर्ड मेकाले ये बोलते हैं, ठीक है, कि भारतीयों को जो शिक्षा देनी है वो हमको अंग्रेजी में देनी है। भारत जो सनातन संस्कृति का आधार है, वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो कौन सी भाषा में दी जाती है? संस्कृत में दी, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि हमको इनको किस में शिक्षित करना है? अंग्रेजी में। और इंग्लिश जो है आज के टाइम में मॉडर्न लैंग्वेज मानी जाती है। अगर हम में से कोई भी इंग्लिश बोलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह मॉडर्न है, उसको मॉडर्न मान लिया जाता है, उसको आधुनिक मान लिया जाता है। इसीलिए लॉर्ड मेकाले को आधुनिक भारत की शिक्षा का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेकाले को आधुनिक शिक्षा का, है ना, याद रखना, लॉर्ड मेकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का को आधुनिक को लॉर्ड मेकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है, शिक्षा का जनक माना जाता है। ये वाला सेंटेंस भी आपको याद रखना जाता है, ठीक है। लॉर्ड मेकाले कहने का मीन्स ये हुआ कि लॉर्ड मेकाले पहला व्यक्ति था जिसने ये बोला कि भारत में भारतीयों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो किस में देनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में हमको देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है 1854। 1854 का जो वर्ष है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है? वो वुड डिस्पैच के लिए माना जाता है, ठीक है। वो किसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है? वुड डिस्पैच के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। 1854 वुड डिस्पैच क्या कहता है? वुड डिस्पैच, इसको बोला जाता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच मतलब इससे बोला जाता है भारतीय शिक्षा पद्धति का या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र इसको बोला जाता है। उसका कारण क्या है? इसमें एक अनाउंसमेंट थी
वो अनाउंसमेंट क्या थी भाई? वो अनाउंसमेंट ये थी कि भारतीयों को जो है प्राथमिक नहीं, माध्यमिक स्तर तक की वैश्विक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसे बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना, मैग्ना कार्टा मतलब इसको क्या बोला जाता है? महाअधिकार पत्र। अधिकार, महाअधिकार पत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें जो बात कही गई थी वो क्या थी कि भारतीयों को माध्यमिक स्तर तक की, इसमें जो बात कही गई वह क्या है कि भारतीयों को माध्यमिक, माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा तक, माध्यमिक स्तर तक की व्यावसायिक, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात हमारे कही है किसने? वुड ने कही है। ठीक है, वुड जो कि एक ब्रिटिश के अंदर आला अधिकार थे। ठीक है, चार्ल्स वुड इनका जो है पूरा नाम मिलता हमको। ठीक है, उन्होंने ये बात कही। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये भारत के अंदर समाने लगी। धीरे धीरे भारत के रजवाड़ों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी और 1993 में 1893 में 1893 में भारत की एक रियासत है, ठीक है, बहुत बड़ी और बहुत ही डेवलप रियासत मानी जाती है। ठीक है, उस रियासत ने पहली बार यह घोषणा करी कि हम लोग जो हैं जो शिक्षा है वो कैसे देंगे? निशुल्क देंगे। कैसे देंगे भाई? निशुल्क हम शिक्षा देंगे। ठीक है, अब वो रियासत कौन सी है? वो रियासत है बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में एक तालुका है, उस तालुका का नाम है अमरेली। बड़ौदा रियासत में एक तालुका है, उस तालुका का नाम है अमरेली। तालुका का मतलब होता है एक टाउन टाइप। ठीक है, बड़ौदा रियासत, बड़ौदा रियासत की अमरेली तालुका ने या बड़ौदा रियासत ने यह जो है घोषणा करेगी। लिखना आप इसको, बड़ौदा रियासत की अमरेली, बड़ौदा रियासत की अमरेली तालुका ने, रियासत की अमरेली, अमरेली तालुका ने निशुल्क शिक्षा देने की बात करी। देखो इन्होंने घोषणा तो करी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और बाद में निशुल्क शिक्षा देने की बात करी, देने की बात कही। भारत में सबसे पहले निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए ये कहने वाली अगर रियासत की बात की जाएगी तो कौन सी है? बड़ौदा है। ठीक है, और कौन सी जो तालुका है वो तालुका का नाम भी कौन सा आ गया आपके सामने? अमरेली। ये छोटे छोटे ऐतिहासिक पॉइंट है जिससे होते हुए हम पहुंचेंगे निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906, ठीक है, 1906 में जब ये इंफॉर्मेशंस, कौन सी वाली? इससे पहले वाली, यानी कि 1893 की। 1893 में बड़ौदा रियासत है ना, 1893 में बड़ौदा रियासत की अमरेली तालुका ने ये बात कह दी कि भाई हम निशुल्क शिक्षा देंगे। तो ये बात पहुंच गई हमारे बड़ौदा के महाराज तक। तो उस समय जो बड़ौदा के महाराज थे रियासत के, है ना, शिवाजी जायकवाड़ नाम मिलता है हमको उनका। ठीक है, उन्होंने रियासत स्थल पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करी। उन्होंने बोला भाई तुम भले ही अमरेली जो तालुका है उसके अंदर निशुल्क शिक्षा दोगे, लेकिन मैं तो अपनी पूरी रियासत के अंदर ही क्या करूंगा?
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दूंगा। किसने बोला? जायकवाड़ जो थे वहाँ के रियासत के, ठीक है, शिवाजी जायकवाड़, ठीक है, बड़ौदा रियासत के, बड़ौदा रियासत के, बड़ौदा रियासत के शिवाजी, रियासत के शिवाजी, शिवाजी जायकवाड़, जायकवाड़ ने निशुल्क एवं अनिवार्य, याद रखिएगा, अब जाके जो है निशुल्क के साथ साथ अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षा की बात करें, शिक्षा देने की घोषणा की। इन्होंने घोषणा कर दी भाई, घोषणा कि हम जो है पूरी रियासत में अब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवा। मीन्स ये अब हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो सबके लिए लागू हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 1910 के अंदर भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार, ठीक है, ये मांग करी कि भारतीयों को अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, परंतु अंग्रेजों ने उनकी मांग को मना कर दिया। अगर ये मांग मान ली जाती, ठीक है, अगर ये मांग ली जाती तो ये क्रेडिट गोपाल कृष्ण गोखले को चले जाता और ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा है ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्यों नहीं आ रहा यार? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ने, ने अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक, अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात करिए। निशुल्क एवं, ठीक है, शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की मांग करी, देने की मांग की। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था भारत में, यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से ये बोला कि भाई हम भारतीयों को जो है ना कम से कम प्राथमिक जो शिक्षा है, 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो हमें क्या मिलनी चाहिए? मुफ्त मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए। मतलब हमको वो शिक्षा अनिवार्य रूप से हमको देना ही चाहिए। और ये जो है दायित्व किसका है? ब्रिटिश हुकूमत का है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे जो है रूल कर रही थी। 1947 तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है, ठीक है। बट लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया, है ना। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है
कि इसमें भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। और हमारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 है, उसमें भी यही बात की जाती है कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा तो उनको क्या देनी है, अनिवार्य रूप से देनी ही देनी है। ठीक है, दैट्स मीन्स यह जो मांग पत्र है ये आरटीई एक्ट यानी आरटी अधिनियम के लिए पहला दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गोखले का यानी श्रीमान गोपाल कृष्ण गोखले का यह मांग यह प्राथमिक यह अनिवार्य एवं निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मांग पत्र का मांग प्रस्ताव, ठीक है, आरटीई अधिनियम का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। 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 ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि आरटी ही भारत में लागू जरूर हो गया, लेकिन आरटी के लिए सबसे पहली जो कोशिश है, जो सबसे पहला प्रयास है, वो किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा किया गया, सबसे पहला प्रयास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्ष 1937। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो स्टूडेंट हो गए हमारे कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को जब उनके मांग प्रस्ताव के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसके पक्ष में प्रयास करना शुरू कर दिया। और वर्ष 1937 में उन्होंने एक आयोग बनाने की मांग करी। ठीक है, उस आयोग का नाम था बेसिक यानी कि मूल शिक्षा आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कई बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्ष 1937 में जो बना उसका नाम है बेसिक शिक्षा आयोग। बेसिक शिक्षा आयोग, ठीक है, बेसिक शिक्षा आयोग। इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है? इसी को बोला जाता है, दो नाम और बोलते हैं इसको। यह जो पूरी योजना है महाराष्ट्र के वर्धा में बनाई गई थी, इसलिए इसको बोला जाता है वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है, ये नए तरीके से जो है शिक्षा देने की बात कर रही थी, इसी को बोला जाता है नई तालीम जो है योजना बोली जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है नई तालीम योजना, इसी को बोला जाता है वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना इसे बोला जाता है। ये सारे नाम हैं। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने वर्ष 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर एक जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी, वहाँ पर ये बात करी कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा देने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर बात करी कि वो जो शिक्षा है कौन सी भाषा में दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया
कि ये जो शिक्षा देनी है ये किस एज ग्रुप को देनी है। ऐसा नहीं है कि भैया जन्म होते ही आप जो है बच्चों को पढ़ाने लग, ठीक है। ये जो योजना थी महात्मा गांधी के अनुसार बनाई गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। इस वर्धा योजना का, बेसिक शिक्षा योजना का या नई तालीम योजना का जो महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई, इसका उद्देश्य है 7 से, ठीक है, 7 से 14, 7 से 11 होगा, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षित करना। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तथा उन्हें उनकी उनकी मातृभाषा में शिक्षित करना, मातृभाषा में शिक्षित करना। ख्याल रखिएगा आप लोग कि पहली बार भारत में जो बच्चा है या जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको उन्हीं की मातृभाषा के अंदर जो है शिक्षा देने की बात की जा रही है। वो किसके द्वारा की जा रही है, महात्मा गांधी के द्वारा बात की जा रही है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में सबसे पहले जो अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ष 1976। 1937 के 10 साल बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और देश आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ पे अंतरिम सरकार और अंतिम सरकार बनती है। 1952 में पहली बार आम चुनाव हो जाते हैं। सरकार धीरे धीरे कुछ काम करती है, उसके अंदर से संविधान का निर्माण होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम। उसी संविधान निर्माण के भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े जाते हैं। उन्हीं नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 45 में एक दायित्व राज्य को सौंपा जाता है कि वह राज्य का दायित्व होगा कि वह अपने राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये जिम्मेदारी राज्य की होगी। परंतु इससे ज़्यादा फायदा देश को नहीं हो रहा था। उस समय देश की जो शिक्षा है वो बहुत पिछड़ रही थी। मैक्सिमम आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास मैक्सिमम आबादी किसकी थी, इलिटरेट पर्सन की थी, अशिक्षित लोगों की थी। इसी वजह से भारतीय सरकार को 1976 के अंदर संशोधन करना पड़ा। अब वो संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अब ये क्या है और आरटी से ये क्या संबंधित है, इसको मैं आपको पूरा बताता हूँ, देखिएगा। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि क्या जोड़ा जा सकता था, ठीक है। वर्ष 1976 में वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में एक कर्तव्य जोड़ा। उस कर्तव्य का नाम है शिक्षा का अधिकार कर्तव्य, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, उसमें हमने शिक्षा को जो है
समवर्ती सूची के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शिक्षा को, जो शिक्षा केवल और केवल केंद्र सूची का विषय था, उसको राज्य सूची के साथ साथ उसको क्या बना दिया गया, समवर्ती। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय शिक्षा को समवर्ती सूची का बना दिया गया। आप इसको नोट्स को पूरी तरह से उतारिए।